मैथ साइंस कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम साइंस शुरू करेंगे और इसमें नाइन्थ क्लास का साइंस मैं शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले टेंथ क्लास का कुछ मैथ मैंने अपलोड किया है और साइंस में नाइन्थ क्लास का साइंस में सबसे पहले मैं फिजिक्स से शुरू करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि फिजिक्स या भौतिकी है क्या चीज़। क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक ज्ञान हमें होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट में हम वास्तव में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट में। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति के बारे, नेचर के बारे, हमारे आसपास में, हमारे वातावरण में कौन कौन सी चीज़ें हैं और उन चीज़ों में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, हमारे आसपास कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं के बारे हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे प्रकृति में हमें क्या दिखाई देता है, हमें प्रकाश दिखता है। तो ये प्रकाश क्या चीज़ है, क्यों हमें चीज़ों को ये दिखाता है। इसी प्रकार से इंद्रधनुष के बारे में और भी जो प्रकृति में जो होने वाली चीज़ें हैं, हम चीज़ों को चलते हुए हम देख सकते हैं, हरकत करते हुए हम देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए हम देखते हैं। जब हम नदी में जाते हैं तो मछलियाँ पानी में तैरती हैं। तो ये सारी घटनाएं हमें नेचर में दिखाई देती हैं। तो इन सारी घटनाओं के बारे हम अध्ययन करते हैं कि कोई चीज़ जैसे पानी बह रहा है तो वो बह क्यों रहा है। इसी प्रकार से कोई पेड़, जैसे कि नारियल का पेड़ को हम देखते हैं तो वो नीचे ज़्यादा मोटा होता है, ऊपर पतला होते जाता है। तो ऐसा क्यों है। इसी प्रकार से जब हम चिड़िया को देखते हैं तो वो आकाश में उड़ सकता है, और फिर मछली को हम देखते हैं वो पानी में तैर सकता है। तो क्या जब नेचर में ऐसी चीज़ें हैं तो उसका हम अपने व्यवहारिक लाइफ में किस प्रकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ों को हम आविष्कार करने लगते हैं। जो इसलिए बोला जाता है कि गॉड जो है वो सबसे बड़ा इंजीनियर है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। उसने प्रकृति में बहुत सारी चीज़ों को वो पहले से रख छोड़ा है, और उसी में से हम कुछ प्रिंसिपल को, कुछ सिद्धांत को हम निकालते हैं और उनसे हम आविष्कार करने लगते हैं हमारे लाइफ को आसान बनाने के लिए। जैसे प्रकृति से ही जो आइडिया हमें मिला साइकिल का, मोटरसाइकिल का, सबसे पहले तो साइकिल का आविष्कार हुआ। तो वो साइकिल का आविष्कार जब किया साइंटिस्ट ने तो उसको आइडिया मिला कहाँ से। ये सारा जो आइडिया है वो प्रकृति से मिला। जब वो कोई गोलाकार चीज़ को जब चलते हुए देखा, जब लुढ़कते हुए देखा, तो वहीं से उसके मन में एक आइडिया आने लगा, और इसी प्रकार से दो पहिया बना करके उसने साइकिल का आविष्कार किया। तो यही है फिजिक्स का महत्व। फिजिक्स में हम प्रकृति या प्राकृतिक की घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और उनसे हम जो प्रिंसिपल है उसको निकाल कर हम कुछ नए चीज़ों को अपने व्यवहारिक लाइफ में हम आविष्कार करते हैं। तो क्लास नाइन्थ में जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो अध्याय 8 से शुरू होता है, और वो है गति, मोशन। गति, मोशन बोलने से ऐसी व्यवहारिक चीज़ में अगर हम बोलें, साधारण शब्द में अगर हम बोलें, तो जितना भी चीज़ जो हमारे आसपास में मोशन करता है, जहाँ पे मोशन है वहाँ जीवन है, और जहाँ मोशन नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। जैसे हम भी जब जीवित हैं तो हमारे अंदर में भी कुछ गति हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, खून सर्कुलेट कर रहा है, गति कर रहा है लगातार। जिस दिन ये गति करना छोड़ देगा हम मर जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। जहाँ भी आपको जीवन दिखाई देगा वहाँ आप अवश्य देखेंगे वहाँ गति होते हुए, कुछ हरकतें होती हुई। लेकिन फिजिक्स में हम सीखेंगे गति वास्तव में एग्जैक्टली है क्या गति, और इस चैप्टर में हम कुछ फॉर्मूलाज को निकालेंगे, और उसके द्वारा से न्यूमेरिकल और भी बहुत सारी चीज़ें हम सबको जानने को मिलेगी। तो फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं,
जैसे केमिस्ट्री में पदार्थ की तीन अवस्था के बारे, मेनली तीन अवस्था के बारे हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, अ, ठोस, द्रव और गैस। वैसे ही जब हम लोग फिजिक्स में आते हैं, भौतिकी में जब हम लोग आते हैं, तो वस्तु की दो अवस्था होती है फिजिक्स के आधार पर। एक है विराम अवस्था और दूसरा है गति अवस्था। तो सबसे पहले गति अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक डेफिनेशन, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष में, स्थिर बिंदु अर्थात कोई निर्देश बिंदु, स्थिर बिंदु को ही हम निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट हम बोल सकते हैं, के सापेक्ष में कोई वस्तु जब समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो इसे गति की अवस्था में कहते हैं। तो ये परफेक्ट डेफिनेशन है। इसको जब हम लोग देखते हैं तो इसमें है एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष में जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करे तो इसे गति की अवस्था में कहते हैं। ये स्थिर बिंदु, निर्देश बिंदु, ये इम्पोर्टेंट है। जब भी हम गति को डिफिनेशन करते हैं, कोई वस्तु गति में है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए स्थिर बिंदु, निर्देश बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिर बिंदु बोलने से मतलब है कोई भी चीज़ जिसके सापेक्ष में हम कोई वस्तु को तुलना कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति हो सकता है या कोई पदार्थ हो सकता है, उसके सापेक्ष में कोई दूसरा वस्तु को जिसके बारे हम जानना चाह रहे हैं कि वो गति कर रहा है कि विराम है, इस बात को जानने के लिए हमें एक स्थिर बिंदु को लेना पड़ेगा। अगर हम स्थिर बिंदु नहीं लेंगे तो कौन सा वस्तु गति में है और कौन सा वस्तु विराम में है, ये कहना मुश्किल है, कठिन है। जैसे अगर आप कहेंगे कि मैं स्थिर हूँ, मैं विराम में हूँ, लेकिन ये सिर्फ अगर बोलेंगे तो फिर आप किसी एक वस्तु के सापेक्ष में विराम अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन दूसरा वस्तु के सापेक्ष में आप गतिशील भी हो सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं तो विराम हूँ, लेकिन अंतरिक्ष से, बाहर से अगर कोई आपको देखेगा तो पृथ्वी घूम रहा है और इसलिए आप भी घूम रहे हैं, आप भी गति कर रहे हैं, तो आपके सामने वाला के लिए हो सकता है आप विराम में हैं, लेकिन अंतरिक्ष से कोई व्यक्ति अगर आपको देखेगा तो आप तो गतिशील हैं, आप तो गति कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई बस में यात्रा कर रहा है और एक व्यक्ति बाहर में खड़ा है रोड में, अगर वो व्यक्ति उस बस को देखता है तो वो बस चल रही है। बाहर में जो व्यक्ति है उसके लिए वो बस चल रही है और बस में जो बैठा है वो खिड़की में वो देख पा रहा है, वो भी चल रहा है। लेकिन बस में दूसरा व्यक्ति जो बैठा है उसके लिए वो व्यक्ति स्थिर है। आपको समझ में आ रहा होगा, बस के बाहर में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए वो बस चल रही है और बस के चलने से व्यक्ति भी चल रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो बस में बैठा है उस व्यक्ति के लिए, खिड़की के पास बैठा है जो व्यक्ति, वो तो स्थिर ही है। बस में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो स्थिर हैं, वो बैठे हुए हैं। लेकिन बाहर वाला व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति चल रहा है। तो यही है निर्देश बिंदु अर्थात स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु, बाहर में जो खड़ा है वो व्यक्ति स्थिर बिंदु का काम कर रहा है और उसके लिए बस चल रही है। लेकिन दूसरा स्थिर बिंदु जो बस के अंदर ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति बैठा है, स्थिर ही लग रहा है। उसी प्रकार से ट्रेन में भी आप देख सकते हैं, जब आप सफ़र करते हैं आपके बगल में जो बैठा है वो व्यक्ति तो स्थिर है, बैठा है, लेकिन ट्रेन के बाहर में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो ट्रेन को चलती हुई देख रहा है और उसके साथ ही अगर आपको भी देख पा रहा है तो आप भी चल रहे हैं, तो सब कुछ स्थिर बिंदु पर डिपेंड कर रहा है कि किस स्थिर बिंदु को हमने माना है। तो स्थिर बिंदु के सापेक्ष में कोई वस्तु जब समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसे गति की अवस्था में कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा वस्तु गति में है, कौन सा वस्तु गति में नहीं है। उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट देना होगा कि वो रेफरेंस पॉइंट कौन है, किसके सापेक्ष में आप ले रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखिए विराम अवस्था। ठीक उसी डेफिनेशन को मैंने उल्टा कर दिया।
किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष में कोई वस्तु जब समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो इसे विराम अवस्था में कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग दूरी के बारे, चाल के बारे, फिर वेग के बारे, त्वरण के बारे हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ इस पार्ट में ही नहीं, लेकिन पूरा फिजिक्स में, जब भी फिजिक्स को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ प्रकृति के बारे जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रकृति की घटनाओं के बारे जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वो घटना जब हुआ तो उसका, उस घटना के होने में, उस प्रकृति में कितना लंबाई, कितना आयतन उसमें है और कितना वेग से वो घटना हुआ और इसी प्रकार से उस कितना दूरी में है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ता है फिजिक्स में। तो इसलिए इसमें हम सबको जो भौतिक राशियाँ हम लोग पढ़ना पड़ेगा और उसी में कुछ भौतिक राशि के बारे भी पढ़ना होगा। तो इसलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक का मतलब ही होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, भौतिक। यहाँ लिखा है, वैसे जो डेफिनेशन में लिखा हूँ, वैसे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। राशि इंग्लिश में क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। कोई भी चीज़ जब हम लोग बोलते हैं कितना, ये क्वेश्चन जब हम लोग उठाते हैं तो उससे एक मात्रा का बोध होता है। तो वैसी मात्राएं या तो वैसी राशियाँ जिन्हें हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं उन्हें ही हम बोलेंगे भौतिक राशियाँ। जैसे कुछ कुछ ऐसी भी मात्राएं हैं जिसको हम लोग नहीं नाप सकते हैं। जैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे हम लोग जब बोलते हैं तो वो प्यार करना, स्नेह या तो घृणा, ये सारा चीज़ को मापा नहीं जा सकता है। ये भले ही आप जितना भी बोलें कि बहुत ज़्यादा, या तो फिर मैं बहुत नफ़रत करता हूँ, तो कितना नफ़रत करता हूँ उसका कोई मात्रा नहीं निकलेगा, उसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी मात्राएं हैं, ऐसी भी राशियां हैं जिनको मापा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब है पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, कितना अमाउंट में पार्टिकल्स है। जैसे कोई भी चीज़ में कितने कण हैं, कणों का मात्रा को ही द्रव्यमान बोलते हैं। तो उसको हम लोग नाप सकते हैं कितना है। जैसे चीनी खरीदने के लिए जाते हैं, हमको 5 kg दीजिए, तो फिर हम उनको बताते हैं। तो ये एक द्रव्यमान जो है वो भौतिक राशि है, उसको नापा जा सकता है। इसी प्रकार से बल, जब किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो वो उसका भी एक नापने का है, उसको हम लोग नाप सकते हैं, उसको न्यूटन में नापते हैं। वैसे फिर आयतन, कितना जगह वो घेर रहा है, लंबाई, कितना लंबा है वो, ये सारा चीज़ का नापा जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशि के प्रकार हम लोग देखेंगे। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि, इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए हम फिर इसको एक एक करके देखेंगे, अदिश राशि और सदिश राशि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ये नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सारे डेफिनेशन जो होते हैं नाम से ही होते हैं, नाम से ही पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अदिश का मतलब है बिना दिशा का राशि। बिना दिशा का राशि का मतलब बहुत सारे ऐसे भी भौतिक राशि हैं जिसपे दिशा निर्भर नहीं करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता है। उसमें आपको दो चीज़ दिखाई देगा, एक है परिमाण, मैग्नीट्यूड, मतलब जैसे, या फिर इकाई प्लस इकाई, यूनिट। जैसे द्रव्यमान को अगर हम नाप रहे हैं, कुछ चीज़ हमने वजन किया, आलू वजन किया 2 kg आया, तो 2 बोलेंगे और kg बोलेंगे, 2 kg। तो 2 इसको परिमाण बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और ये इकाई है kg, 2 kg। तो ये द्रव्यमान जब हम लोग बोलते हैं तो द्रव्यमान जो है वो कणों का मात्रा है। कणों का मात्रा कहीं पर भी, किसी भी डायरेक्शन में, कहीं भी, चाहे आप चांद में जाएं, चाहे तो फिर इस पृथ्वी पर ही, चाहे और भी किसी भी जगह, आपका आपके शरीर में कितना कणों का मात्रा है वो उतना ही होगा, वो चेंज नहीं होगा।
बाद के पाठ में अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे भार के बारे में। तो भार चेंज हो जाएगा, चांद में जब आप जाएंगे आपका भार कम हो जाएगा, पृथ्वी में ज़्यादा होगा, लेकिन आपके अंदर कितना पदार्थ का कण है वो तो सेम ही रहेगा। तो वो अदिश राशि होगा, दिशा पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये पेन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेन। तो इसका लंबाई को जब हम लोग नापेंगे, मान लिया इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में हम नापेंगे, फिर भी 10 सेंटीमीटर ही। अगर इसको हम चेंज कर दिए इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, फिर भी वो 10 सेंटीमीटर ही दिखाएगा। चाहे हम इसको इधर से नापें फिर भी वो 10 सेंटीमीटर ही दिखाएगा। तो लंबाई भी अदिश राशि होगा, वो दिशा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सदिश राशि। सदिश नाम से पता चल रहा है कुछ, सदिश राशि दिशा के साथ, जिसमें दिशा हो उसको हम लोग बोलेंगे, दिशा के साथ हो वैसा राशि को हम लोग बोलेंगे सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है परिमाण प्लस इकाई प्लस दिशा, मतलब परिमाण होगा, इकाई होगा, और साथ ही वो दिशा भी उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे एक वस्तु है, इस वस्तु पे दो व्यक्ति फोर्स लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। एक व्यक्ति 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा मजबूत है वो आया, उसने भी इस पे धक्का लगाना शुरू किया, वो 10 न्यूटन। अब बताइए कि इस वस्तु में कितना बल लगेगा टोटल? तो नेट फोर्स लगेगा 15 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, इस ओर, क्योंकि दोनों व्यक्ति इस ओर धक्का दिए हैं। और हो सकता है ये खिसक भी जाए, क्योंकि दोनों ने मिल करके इस पे बल लगाया है। लेकिन अब क्या हुआ, दूसरे स्थिति में ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, ये थोड़ी देर के बाद में उस ओर चला गया। अब उधर से धक्का देना शुरू किया। पहले तो इधर से धक्का दे रहा था, अब उधर से धक्का देना शुरू किया। अब नेट फोर्स वस्तु पे कितना लगेगा? 5 न्यूटन तो उधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है। तो फिर आप बोलेंगे कि यहाँ से 5 न्यूटन तो इसके साथ में इधर घट जाएगा ना, तो 5 न्यूटन इस ओर लगेगा। अब देखिए, अब बल तो एक ही लगा था, एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था और एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, लेकिन दिशा दिशा इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ एक इधर से बल लगा रहा है, दूसरा उधर से बल लगा रहा है, तो उसमें वो फर्क पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी राशि होंगे जिस पे दिशा वो महत्वपूर्ण है, दिशा निर्भर करता है, तो उस राशि को हम लोग बोलेंगे सदिश राशि। आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से, जैसे अगर आप स्कूल में हैं और स्कूल से आपका घर एक निश्चित दिशा में होगा, हो सकता है वो 5 किलोमीटर दूर। अगर आपको कोई पूछे कि आपका घर किधर है, तो अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर बोलने से क्या उसको आपका घर मिल जाएगा? कदापि नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि 5 किलोमीटर मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। अगर आपका घर दक्षिण की ओर है और अगर उत्तर की ओर चला गया, तो क्या उसको आपका घर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके साथ में डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है, दिशा भी। आपको बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा, तब वो जान जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति के घर इस ओर है। तो आपको समझ में आ गया होगा सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।